गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में वैल्यूएशन का रिवीजन शुरू किया था और वैल्यूएशन में भी हमने स्पेसिफिकली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर बात करना शुरू किया। गुडविल के वैल्यूएशन को लेकर मैंने आपको कुछ 5 मेथड्स दिखवाए, लेकिन मैंने अभी किसी भी मेथड पर आपसे कोई बात नहीं करी थी, क्योंकि इन सारे मेथड्स को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म का डिस्कशन होना जरूरी है, और वो थी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, जिसको शॉर्ट में हम एफएमपी बोल रहे थे। हमने देखा कि ये जो सारे मेथड्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे आज, इन सब में एक कॉमन चीज थी और वो था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो मैंने कहा पहले इस पर बात अगर हो जाएगी तो फिर किसी भी मेथड में ऐसा आप देखोगे कोई जान नहीं बचेगी। तो हमने इसलिए एफएमपी की बात करना शुरू करी और इसको हमने 3 स्टेप्स में कवर किया। एफएमपी का मतलब था फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें क्योंकि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ तो बेस लेना पड़ेगा, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई पास्ट के जो ईयर्स हैं, जो पास्ट में आपके प्रॉफिट्स हुए हैं, उनको बेस लेकर उनकी मदद से फ्यूचर का पैट निकाल लीजिए। अब हमने जो पहला कैलकुलेशन या पहला स्टेप जो हमने डिस्कस किया था वो था कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। मतलब हमने पास्ट के कुछ साल लिए। मेरे एग्जांपल में आपको याद हो मैंने 3 साल लिए थे। हमें एग्जैक्टली कितने साल लेने हैं ये हमें क्वेश्चन ही बताएगा। अब मैंने पास्ट के जो 3 साल मैंने लिए थे उसमें हमने शुरुआत पीबीटी से करी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करी थी। फिर हमने उसमें 4 एडजस्टमेंट्स की थी। पहला एरर ओमिशन, दूसरा एबनॉर्मल लॉस, तीसरा एबनॉर्मल गेन और चौथा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एरर ओमिशन को प्लस माइनस करने का क्या मतलब था? अगर हमने पास्ट के प्रॉफिट्स में कुछ गलतियां कर रखी हैं तो उन गलतियों को ठीक कर लो। भाई गलत प्रॉफिट्स की मदद से अगर आप गुडविल निकालोगे तो वो भी तो गलत ही निकलेगी। तो पहले प्रॉफिट्स अगर कुछ गलत हैं तो उनको ठीक करना जरूरी है। अगर हमारी उस गलती की वजह से प्रॉफिट घटे हुए हैं तो बढ़ा लो, अगर बढ़े हुए हैं तो घटा लो। कैसे होगा अभी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। फिर हमने कहा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ऐसे इवेंट है जो वन टाइम इवेंट है, नॉन रिकरिंग नेचर के इवेंट है, फ्यूचर में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कोई प्रॉफिट जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा या ऐसा कोई नुकसान जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, उसके भी इंपैक्ट को नलिफाई करिए। तो हमने एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दिया और एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया, क्योंकि उस एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट घटे हुए थे और फ्यूचर में ऐसे कोई घटेगा नहीं, तो हमने कहा जोड़ दो वापस। और उस एबनॉर्मल गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़े हुए थे और ऐसा कोई गेन फ्यूचर में नहीं होने वाला, तो इसलिए उसको माइनस कर दो। एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था। फिर हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई है तो हमने कहा वो भी माइनस करनी पड़ेगी, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आपने कोई डेबिट कर रखा है तो उसको वापस जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम सामने वाले का बिजनेस खरीद रहे हैं, और बिजनेस खरीदने का मतलब हम सामने वाले के बिजनेस के प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप किसी का मिठाई का बिजनेस खरीद रहे हो तो आप उसके मिठाई के बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड हो। अगर उसके प्रॉफिट्स में कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई डिविडेंड इनकम जुड़ी हुई है, अरे इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम ही कमानी होगी तो मैं उसका बिजनेस क्यों खरीदूंगा? मैं कहीं इन्वेस्टमेंट ना कर दूं, मुझे वैसे मिल जाएगी डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम। तो अगर उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स में कुछ ऐसे भी इनकम्स जुड़े हुए हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, जो कि नॉन बिजनेस हैं, तो उनको हटा दो। और ये करते ही हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाते हैं। तो हमने शुरुआत कहां से करी थी एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेशन की? हमने कहा सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे, 4 एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। क्योंकि मुझे आने वाले साल का पैट एस्टिमेट करना है, एक ही साल का पैट एस्टिमेट करना है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पास्ट के 3 साल लिए हैं तो आपके पास तो 3 प्रॉफिट्स हो गए। पास्ट के 5 साल लोगे तो वो पास्ट के 5 प्रॉफिट्स हो गए। तो मुझे तो एक बनाना है, तो एक बनाने के लिए मैंने कहा था क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। फिर आपने उसको एवरेज कर दिया तो आपने एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स को निकालने के लिए मैंने आपको कुछ 4 केसेस करवाए थे और मैंने कहा था ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रॉफिट्स में ट्रेंड है या नहीं है। अगर प्रॉफिट्स में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तो फिर हमें वेटेड एवरेज करना है, और अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज करना है। फिर मैंने बताया था अगर 2 ही साल हमें दे रखे हैं तो 2 साल ट्रेंड बताने के लिए इनफ नहीं होता, इसलिए वहां पर हम सिंपल एवरेज से ही काम चलाएंगे। फिर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स आने के बाद, ये आप देखिए, ये आपके सामने है भी स्टेप नंबर 3। ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐसा कोई खर्चा जो पास्ट में नहीं हुआ कभी भी लेकिन फ्यूचर में होगा, ऐसे खर्चे को माइनस कर दो, क्योंकि ये खर्चा पास्ट में भले ही नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में तो होगा। ऐसा कोई गेन जो पास्ट में नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में होगा तो उसको ऐड कर दो। और ये करते ही आपका आ जाएगा एफएमपी बिफोर टैक्स। एफएमपी बिफोर टैक्स का क्या मतलब है? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप इसमें से फ्यूचर टैक्स को माइनस कर दोगे तो फिर आपका आ जाएगा एफएमपी, और एफएमपी का मतलब फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इन सारी बातों को लेकर मुझे आज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। मतलब मैं एफएमपी की कैलकुलेशन को लेकर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर वो करने के बाद फिर हम जो गुडविल के जितने भी मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर आप देखोगे हमारे सारे के सारे एग्जाम के एमसीक्यूज बड़े प्यार से हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को।
क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आइए जरा पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लें। कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज गिवन एज अंडर, और हमें पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। और कौन से प्रॉफिट दिए हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, हमें एफएमपी कंप्यूट करने के लिए शुरुआत भी किससे करनी होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। फिर हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000। कह रहा है जो 2013 है ना, 2013 का क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम 4 एडजस्टमेंट्स करते थे, ये उन 4 में से किस में फॉल करेगी? सर, क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब जितना था नहीं उससे ज्यादा करके दिखा दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने एक गलती कर दी है। मतलब ये पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये एक एरर है। मतलब जो एरर ओमिशन वाली जो हमारी पहली कैटेगरी है उसमें फॉल कर जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट साफ साफ दिख ही रहा है, एबनॉर्मल गेन। कह रहा है 2015 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। अब क्योंकि एबनॉर्मल गेन मतलब ऐसे गेन जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे, और ऐसा कोई भी गेन जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा तो वो तो प्रॉफिट्स में होने भी नहीं चाहिए। और क्योंकि ये गेन है तो हमारे प्रॉफिट 2015 के बढ़े हुए होंगे, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा। क्योंकि एबनॉर्मल गेन हम क्या कर देते हैं? माइनस। क्योंकि ये ऐसे गेन है जो पास्ट में तो ठीक है हो गए माना, लेकिन फ्यूचर में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसलिए इसको हम वापस से माइनस कर देंगे। मतलब ऐड कर रखा होगा तो माइनस कर देंगे ना। तो ये क्या है? ये एबनॉर्मल गेन वाला एडजस्टमेंट है। और उसके बाद कहता है 2012 में एक एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही वर्ड बोलता है एक्सीडेंट, इसका मतलब कुछ एबनॉर्मल हुआ है, और उस एक्सीडेंट की वजह से हमारा लॉस हुआ है 15,000 रुपए का। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, तो 4 में से आपको 3 तो एडजस्टमेंट यहां पर दे ही रखे हैं। उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो कहता है ड्यू टू चेंज इन लोकेशन। कह रहा हम सामने वाले का बिजनेस खरीदने के बाद ना लोकेशन थोड़ी सी बदल देंगे, और लोकेशन बदलने से हमारा ट्रांसपोर्टेशन पर 20,000 पर एनम का सेविंग होगा। मतलब अभी तक हमारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो रहा होगा, अगर हम बिजनेस खरीदने के बाद कह रहे हैं कुछ लोकेशन बदलेंगे, हो सकता है कि हम ऐसी जगह पर अपने बिजनेस को लोकेट करें जहां से हमारा जो रॉ मटेरियल आता है वो बड़ा पास में है। अगर हमारा सप्लायर पास में है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे, फ्रेट पे हो सकता है कम खर्चा लगे। मतलब फ्यूचर में एक सेविंग होगी, फ्यूचर की सेविंग है ये। मतलब जो एफएमपी बिफोर हम एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में, उसके बाद हमने फ्यूचर गेन और फ्यूचर कॉस्ट कहा था ना, एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या है? फ्यूचर में होने वाला गेन। ये पास्ट में सेविंग थोड़ी होती थी, अब क्योंकि हमने बिजनेस खरीद लिया है, लोकेशन बदली है, तो फ्यूचर में हमारी कुछ सेविंग होगी। तो फ्यूचर में, क्योंकि भाई मैं एक खर्चा कम कर रहा हूं, तो आपने ये वर्ड्स कई बार सुने होंगे, मनी सेव्ड इज एज गुड एज मनी अर्न्ड। अगर हम कोई खर्चा कम कर देते हैं इसका मतलब हमारी बचत है, अब हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट्स बचेंगे। तो ये क्योंकि ये गेन का काम करेगा, और फ्यूचर में ये गेन होगा, पास्ट में नहीं होता था, फ्यूचर में होगा, इसलिए ये फ्यूचर गेन है। तो हमें बाद में क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अभी करवाऊंगा तो आप सब देखेंगे ही। हमें यहाँ पे कंप्यूट क्या करना है? हमें यहाँ पर एफएमपी निकालने के लिए बोला गया है, और हमसे ये भी कहा गया है कि कैलेंडर ईयर एज्यूम कीजिए। कैलेंडर ईयर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। कैलेंडर ईयर में आपने कभी कैलेंडर देखा हो तो कहां से शुरू होता है? 1 जनवरी, खत्म कहां होता है? 31 दिसंबर। इसका मतलब यहां पर हमें फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर मानते हुए क्वेश्चन करना है। अब ना एक बात मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए, जो वो 4 एडजस्टमेंट्स जो हम करते हैं, एरर ओमिशन की, एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल गेन की, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की, यहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन 4 में से 3 है। वो 4 एडजस्टमेंट्स के लिए आप हमेशा ये बात पाओगे कि वो पास्ट के किसी ना किसी साल को बिलोंग करेंगी। मतलब जैसे आप देखिए, हमारा 2013 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, पास्ट के किसी एक साल को ये बिलोंग करता है। हमारा एबनॉर्मल गेन 2015 का है, हमारा एबनॉर्मल लॉस 2012 का है। आप देख रहे हो इन तीनों में एक खास बात देखी, पास्ट के किसी ईयर को ये रिलेट करते हैं। कोई आइटम फ्यूचर गेन या फ्यूचर कॉस्ट है, ये हमें कैसे पता लगेगा? आप देखोगे वो पास्ट के किसी साल को रिलेट नहीं करेगी। जैसे पॉइंट नंबर 4 देखो, अगर आप, यहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे पता लगा कि ये फ्यूचर सेविंग है, क्योंकि पास्ट के किसी साल को ये रिलेट ही नहीं कर रही। आप देखो, ये कह रहा है ड्यू टू चेंज इन लोकेशन द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सेव। एक्सपेक्टेड टू सेव मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा। आप क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 4 को किसी भी ईयर के साथ लोकेट कर सकते हो? नहीं। और इस लाइन को पढ़ के क्या आपको लगता है कि ये कोई गलती है, एरर ओमिशन है पहली वाली? नहीं। क्या ये कोई एबनॉर्मल लॉस लग रहा है? नहीं। क्या ये कोई एबनॉर्मल गेन लग रहा है? नहीं। क्या ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस जैसा लग रहा है? नहीं।
तो उन चार में से अगर कुछ है ही नहीं, ये पॉइंट नंबर 4, इसका मतलब ये कुछ और ही है। और कुछ और क्या है फिर? या तो फ्यूचर गेन होगा या फ्यूचर सेविंग होगी। तो फ्यूचर गेन और फ्यूचर सेविंग को अगर आप ध्यान, मतलब वो क्या, वो कैसे आप पहचानोगे? उसके लिए दो पहचान कर लेना। पहली, उससे पक्का कोई फ्यूचर की फीलिंग आ रही होगी कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। और दूसरी, आप ये देखोगे कि आप ना पास्ट के किसी ईयर के साथ उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। जैसे पॉइंट नंबर 4 को आप देख लो, पास्ट के किसी भी साल के साथ आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होता था? एडजस्टेड प्रॉफिट्स कंप्यूट करना। तो आप भी ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा। पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मैंने यहां पर ये फॉर्मेट बना लिया है। और हमें पता है कि हम जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं तो शुरुआत हम किससे करते हैं? शुरुआत हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं। और सबसे पहले हम एरर ओमिशंस को डील करते हैं। एरर ओमिशन, जो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट है ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो मैं अभी इसको लेकर ना समझाऊंगा। पहले हम जो आसान आसान है, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। मैं अगर एबनॉर्मल गेन का करूं तो मुझे एबनॉर्मल गेन क्या करना है? एबनॉर्मल गेन मुझे माइनस करना है। कितने का एबनॉर्मल गेन है? सर 10,000 रुपए का। कौन से साल में हुआ था? 2015 में। ये लो, माइनस कर दिया। फिर एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट घटे हुए होंगे, क्योंकि ये लॉस फ्यूचर में तो होगा नहीं, इसलिए इनके इंपैक्ट को नलीफाई करना है। तो एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे। कौन से साल में ये एबनॉर्मल लॉस हुआ था? 2012 में हुआ था। तो 15,000 रुपए हम यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना कि एबनॉर्मल गेन को माइनस क्यों किया और एबनॉर्मल लॉस को प्लस क्यों किया? क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शंस या वो इवेंट्स है जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे, इसलिए हमें इनके इंपैक्ट को नलीफाई करना है। गेन क्योंकि प्रॉफिट्स में ऑलरेडी एडेड होगा तो माइनस करना है। लॉस क्योंकि प्रॉफिट्स में से घटा हुआ होगा, इसलिए जोड़ देना है। ठीक, अब मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक की जो यहां पर एडजस्टमेंट दे रखी है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैं अब आपको ना किसी दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूं समझाने के लिए। मैं वापस इस पेज पर आऊंगा अभी। देखिए, हमें जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखें, रीड करें, तो क्या लिखा है? कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5,000 रुपए। कह रहा है 31 दिसंबर 2013 को जो हमने क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, उसका वैल्यूएशन गलत कर दिया, ज्यादा कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया। मान लो 50,000 का स्टॉक था तो हमने 55 दिखा दिया, या 1 लाख का था तो हमने 1,05,000 दिखा दिया। मतलब हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को 5,000 से बढ़ा दिया। अब आप जरा मुझे बताइए इसका इंपैक्ट क्या होगा? आपने ट्रेडिंग पीएनएल तो पहले पास्ट में कई बार बनाए होंगे, है ना? तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा करके दिखा देता हूं, और क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हैं ट्रेडिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पर आता है, हालांकि अब तो वर्टिकल बनते हैं, पर इंपैक्ट तो वही रहेगा ना। आपने ट्रेडिंग पीएनएल देखे हुए, तो इससे समझाना मुझे आसान रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड पर आता है, और मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देता हूं तो इनकम वाली साइड बढ़ जाएगी। और इनकम वाली साइड बढ़ने का क्या मतलब है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आते हैं। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्योंकि आपने इनकम वाली साइड बढ़ा दी, तो अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ा हुआ है तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आएगा। और नेट प्रॉफिट मतलब हमारे प्रॉफिट्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इस गलती की वजह से हमने अपने प्रॉफिट बढ़ा दिए। अगर इस गलती की वजह से हमारे प्रॉफिट बढ़ गए हैं तो इस गलती को कैसे सुधारा जाए? इस गलती को सुधारने का तरीका यह है कि आप जो है अपने क्लोजिंग स्टॉक को वापस से कम कर दो, मतलब अपने प्रॉफिट को कम कर दो। जो आपने गलती से प्रॉफिट बढ़ा दिया उनको घटा दो, यही तो करना चाहिए। तो हम इसका क्या करने वाले हैं? हम यहां पर करेंगे, लिखिएगा, क्या लिखोगे? माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। कौन से वाला साल? सर ये रहा 2013 का क्लोजिंग स्टॉक। बढ़ाने की वजह से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे, तो हमने अपने प्रॉफिट्स क्या कर दिए? हमने अपने प्रॉफिट्स घटा दिए। ठीक है, अब एक और बात सोचनी है। अब होता पता है क्या है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, आप भी जानते हो 31 दिसंबर 2013
को तो ये क्लोजिंग स्टॉक है माना, लेकिन अगले ही साल का ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यही वाला स्टॉक अगले ही साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो 2013 की कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करूं तो आप देखोगे कि 2014 में जब मैं ट्रेडिंग पीएनएल वापस से बनाऊंगा तो यही क्लोजिंग स्टॉक 2014 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक इस साइड पर आएगा, यही वाला क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और ऑफ कोर्स यही गलत जो क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब बढ़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर बढ़ा हुआ ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी खर्चे वाली साइड बढ़ जाएगी। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने से क्या हो रहा है, एक साल में तो इनकम वाली साइड बढ़ रही है और अगले साल खर्चे वाली साइड बढ़ रही है। और खर्चे की साइड बढ़ने का क्या मतलब है? इसका इंपैक्ट हमारे नेट प्रॉफिट पर क्या पड़ने वाला है? हमारा नेट प्रॉफिट गिर जाएगा। मैं इसको अलग से क्यों समझा रहा हूं आपको? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना या क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, और अभी अगले क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन भी देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन 2 सालों पर इंपैक्ट छोड़ेगा, एक साल पर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, 2 सालों पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले ही साल क्या बन जाने वाला है? यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो पहले एक एक करके बात करें। पहले हम कह रहे हैं अच्छा क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड मतलब इनकम वाली साइड पर आता है, और मैं अगर इनकम वाली साइड को बढ़ा दूंगा तो हमारे नेट प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा? नेट प्रॉफिट हमारे बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा इस गलती को सुधारने के लिए क्या करें? सर इस गलती की वजह से प्रॉफिट बढ़ गए हैं, तो गलती सुधरेगी कैसे? प्रॉफिट घटा दो। हमने घटा दिए। कौन से साल के प्रॉफिट गलत बढ़ गए थे? 2013 के। तो हमने 2013 के प्रॉफिट घटा दिए। मैंने कहा लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। एक और बात जो आगे कंटिन्यू होगी वो ये कि यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब क्योंकि अगले साल का ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो अब ये जो बढ़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक अभी था अगले साल ये बढ़ा हुआ ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट साइड मतलब खर्चे वाली साइड पर आते हैं, तो आपने अब खर्चे वाली साइड बढ़ा दी है। अब खर्चे वाली साइड बढ़ाओगे तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? भाई जो खर्चा 50 की जगह 55 दिखा दिया, तो इससे हमारा प्रॉफिट जो है ज्यादा घट जाएगा। तो इसका मतलब इसी गलती ने अगले साल के प्रॉफिट घटा दिए, इसी गलती ने अगले साल के प्रॉफिट घटा दिए। तो मुझे 2014 के प्रॉफिट को क्या करना चाहिए? मुझे 2014 के प्रॉफिट्स को जोड़ देना चाहिए, बड़ा मतलब ऐड कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलत घट गए। तो आपको यह बात याद रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन या फिर आगे देखेंगे अंडर वैल्यूएशन, ये एडजस्टमेंट एक साल पर नहीं 2 सालों पर अपना असर छोड़ेगी। ठीक है, तो हमने 2013 के प्रॉफिट तो रिड्यूस कर दिए, अब 2014 के प्रॉफिट हम क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इस अब यही ओपनिंग स्टॉक जब बनेगा तो खर्चा बढ़ा देगा, खर्चा बढ़ा देगा मतलब प्रॉफिट घटा देगा। तो इस गलती ने अगले साल के प्रॉफिट घटा दिए हैं, तो हम वापस से बढ़ा देते हैं। आइए जरा प्लस ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 5000। अब आपके दिमाग में ना कुछ सवाल आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो मैं अभी वो सवाल लेके आऊंगा आपके दिमाग में। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए, यहां तक तो सब कुछ समझ में आया होगा आपको। ये जब हम अब कंप्यूट कर लेंगे तो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे और वो हम निकालें। अब आपके दिमाग में एक सवाल क्या आएगा? वो सवाल मैं बताने से पहले आपको अब एक ना शॉर्टकट बता देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन 2 सालों पर अपना इंपैक्ट छोड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ पहले वाले साल के इंपैक्ट को सोचिए। जैसे हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ जाता है इसका मतलब इनकम वाली साइड बढ़ गई है, तो इस गलती ने प्रॉफिट बढ़ा दिए होंगे, तो घटा दिए हमने, प्रॉफिट घटा दिए। तो जिस साल के प्रॉफिट घटाए हैं अगले साल के उल्टा, अगले साल के प्रॉफिट्स के लिए उल्टा करना है, यहां माइनस किया ना, अगले साल प्लस करना है। मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक क्या बता रहा हूं, सिर्फ आप पहले वाले साल का विजुलाइज करोगे तो अगले वाला साल जो है उसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड खर्चे वाली इनकम वाली साइड पे है तो अगले साल खर्चे वाली साइड पर है। ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये एक चलो शॉर्टकट हो गया। अब बच्चे ने बड़ा लॉजिकल सा सवाल किया कि सर जैसे आपने बताया कि 2000 का जो 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने ओवर वैल्यू किया, तो उसका इंपैक्ट 2014 के ओपनिंग स्टॉक पर भी पड़ गया, तो क्या
अब इसका इंपैक्ट और आगे भी जाएगा क्या? क्या 2014 के क्लोजिंग स्टॉक पर भी कुछ असर पड़ना चाहिए? मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो फिर 2015 का ओपनिंग स्टॉक भी इंपैक्ट कर जाएगा। फिर एक और बच्चा बोलेगा सर 2015 का क्लोजिंग स्टॉक भी इंपैक्ट करेगा, फिर 2015 का क्लोजिंग स्टॉक तो 2016 का ओपनिंग स्टॉक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोल रहा। कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर जिस तरीके से आपने ये कहा कि 2013 का क्लोजिंग स्टॉक ने 2014 के ओपनिंग स्टॉक को इंपैक्ट कर दिया, क्या ये गलती और आगे भी जाएगी क्या? क्या 2014 का क्लोजिंग स्टॉक भी इससे इंपैक्ट होगा? मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो 2014 का क्लोजिंग स्टॉक अगर इंपैक्ट होगा तो 2015 का ओपनिंग स्टॉक भी हो जाएगा। फिर कहने वाले ये भी बोलेंगे कि 2015 का क्लोजिंग स्टॉक भी देखो, फिर वही 2016 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, फिर 2016 का क्लोजिंग स्टॉक, 2017 का ओपनिंग स्टॉक। ऐसे तो हम स्टॉक खेलते रह जाएंगे। नहीं, इसका इंपैक्ट आगे नहीं जाएगा, इसका इंपैक्ट सिर्फ 2 ही सालों के लिए रहेगा। मतलब 2013 का क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट सिर्फ 2014 के ओपनिंग स्टॉक तक ही है, आगे इसका इंपैक्ट नहीं जाएगा। और मैं आपको इसका रीजनिंग देता हूं, इसका लॉजिक देता हूं। मान लीजिए हमारा ना चेयर्स का काम है, मतलब हम चेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, रेडीमेड कुर्सियां लाते हैं और आगे बेच देते हैं, और हमारा एक बढ़िया सा शोरूम है और हम अपना जो चेयर्स का स्टॉक है वो एक गोडाउन में मेंटेन करते हैं। ठीक, आज मान लीजिए 31 दिसंबर 2013 है, हमारा एक साल खत्म हो गया है और आज मुझे अपना ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है और मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखनी है। तो मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा भाई जाओ एक बार ना गोडाउन में चेक करके आओ कि कितनी कुर्सियां रखी हैं, क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखनी है। जब मैं अपने स्टाफ को बोलता हूं जाओ गोडाउन में एक बार गिन के आओ कितनी कुर्सियां रखी है, मैं अपने स्टाफ को बोल रहा हूं जाओ स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओ। वो जाता है। मान लो असलियत में हमारे गोडाउन में 90 चेयर रखी हुई हैं। असलियत में कितनी चेयर रखी है? 90 चेयर। और मान लो हमारे घर में ना एक चेयर 500 रुपए की पड़ती है, मतलब जो हमारी कॉस्ट है चेयर की 500 रुपए की है, और हमारा जो गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है वो 45,000 का रखा हुआ है। लेकिन वो स्टाफ ने ना काउंटिंग थोड़ी गलत कर दी, एक रो को 2 बार गिन लिया और उसने 90 चेयर को गलती से 100 चेयर काउंट कर लिया, और मेरे पास आता है कि सर 100 चेयर रखी है, और मैंने भी उसकी बात पे विश्वास कर लिया और मैंने 100 चेयर के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू लगा दी। 100 इंटू 500 किया तो हमारा स्टॉक का वैल्यू कितना आया? 50,000 रुपए। जबकि एक्चुअली में चेयर वहां थी कितनी? 90। उसकी गलत काउंटिंग की वजह से स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, और मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी कर रहा हूं? 50,000, जबकि वैल्यू 45,000 है, पर मैं कितना लिख रहा हूं? 50,000। 31 दिसंबर को क्लोजिंग स्टॉक है। अगले ही दिन जब सुबह सुबह आएंगे हम देखते हैं अरे ये क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक बन चुका है। नहीं, अगले ही दिन मतलब 1 जनवरी 2014 को यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या मैं अगले दिन 1 जनवरी को फिर से अपने स्टाफ को बोलूं जाओ भाई एक बार गोडाउन में गिनती करके आओ कितनी कुर्सियां रखी हैं, क्योंकि मुझे ओपनिंग स्टॉक लिखना है? स्टाफ क्या बोलेगा? अरे सर अभी कल तो गिनती कराइए। भड़क जाएगा ना वो कि अभी कल तो गिनती कराइए, एक दिन में गिनती बदल थोड़ी जाएगी, उसी वैल्यू को यूज कर लो। मतलब हम क्या करते हैं, इसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को यूज कर लेते हैं, अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक बना देते हैं, क्योंकि कोई फर्क तो है नहीं ना भाई। आज शाम को ये क्लोजिंग स्टॉक है, अगले दिन सुबह ये ओपनिंग स्टॉक है, एक ही दिन का फर्क है ना। तो इसलिए हम फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराते, अगले दिन इसी क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मानते हुए लिख लेते हैं। मतलब यही 50,000 हम यहां पर लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर गलत हो गया तो ओपनिंग स्टॉक भी गलत होना तय है, बिल्कुल तय है सर। अब मुझे एक बात बताइए, अब 2014 जब खत्म होगा, मतलब 31 दिसंबर 2014 जब आएगा, क्या मैं इस डेट पर जब अपने स्टाफ को बोलूंगा जाओ अब गोडाउन में फिर से जाओ और गिन के आओ कितनी चेयर्स हैं, तो मुझे क्या स्टाफ ये बोलेगा सर अभी पिछले साल तो गिनवाई थी? अब नहीं बोलेगा ना, क्योंकि अब क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक बदल चुका होगा, क्योंकि पूरे साल भर कितनी बार सेल परचेज हुआ होगा। अब 31 दिसंबर 2014 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ये वापस से फ्रेश काउंटिंग करनी पड़ेगी। और मैं फिर से जब स्टाफ को भेजूंगा, अब मैं मान के चलूंगा ना कि स्टाफ अब गलती नहीं करेगा। मतलब 2014 के एंड में क्लोजिंग स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश तरीके से होगा और यह माना जाएगा कि अब मेरा स्टाफ गलती नहीं करेगा। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू है, उसका इंपैक्ट सिर्फ 2 ही सालों तक रहता है, 1 साल का क्लोजिंग और अगले साल का ओपनिंग, और फिर अगले साल के क्लोजिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तो फिर से फ्रेश फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और अब हम मान के चलेंगे कि आगे जो भी फिजिकल फ्रेश वेरिफिकेशन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं।
ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम एडजस्टेड प्रॉफिट यहां पर निकाल लेंगे। जल्दी से मुझे सारे के सारे प्रॉफिट्स कंप्यूट करके बताइए। सर ये है 265, ठीक है जी। सर ये है 2,90,000, 355, 3,05,000। तो हमारा पहला स्टेप ना यहां पर कंप्लीट होता है। हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल दिए, लेकिन हमें क्या निकालना है? फ्यूचर में होने वाला पैट। मेरे को अगले साल का प्रॉफिट कंप्यूट करना है। तो मेरे पास तो चार चार प्रॉफिट है। मैंने कहा अब क्या करेंगे? अब हम इसका एवरेज करेंगे, और एवरेज सिंपल भी कर सकते हैं, वेटेड भी कर सकते हैं। क्या यहां पर आपको प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड दिख रहा है? सर प्रॉफिट्स बढ़े बढ़े लेकिन वापस घट भी गए। इसका मतलब ट्रेंड तो नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट्स का ट्रेंड कब होगा? जब लगातार बढ़े या लगातार घटे। यहां पे बढ़े लेकिन फिर बाद में घट भी गए, तो ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड ना हो तो फिर हमें सिंपल एवरेज लेना होता है। तो हम यहां पर अब क्या करने वाले हैं? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स। और हम यहां पर सिंपल एवरेज लेंगे। इन चारों को प्रॉफिट्स को जोड़ के बताओ कितना आता है। सर इन चारों प्रॉफिट्स को जोड़ के आएगा 12,15,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,03,750। दो स्टेप्स हमारे यहां पर पूरे हो गए। अब स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होता है? इसी एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स में हमें फ्यूचर गेन और फ्यूचर कॉस्ट को एडजस्ट करना होता है। मतलब अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा गेन दे रखा है जो पास्ट में नहीं था पर फ्यूचर में होगा, तो प्लस कर देंगे। कोई ऐसी कॉस्ट दे रखी है जो पास्ट में नहीं थी पर फ्यूचर में होगी, उसको माइनस कर देंगे। यहां पर हमें एक फ्यूचर में सेविंग दे रखी है। फ्यूचर की सेविंग कितनी दे रखी है? 20,000 रुपए पर एनम। तो फिर हम यहां पर क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला गेन है। सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट यहां पर कोई है नहीं, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? एफएमपी बिफोर टैक्स। अब क्योंकि ना इस क्वेश्चन में कोई टैक्स के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो हमें अपने आप से टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखना। तो यही हमारा एफएमपी हो जाएगा, 3,23,750 रुपए। चलिए, इसने हमसे एफएमपी मांगा था, तो क्या ये ऑप्शन में है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज गिवन एज अंडर। हमें यहां पर भी 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। फिर कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2011 वाज अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000। इस बार हमें क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन दे रखा है। देखो मेरा जो स्टाफ काउंटिंग के लिए गया था स्टॉक गोडाउन में, वो ज्यादा कुर्सियां गिन के आया या कम कुर्सियां गिन के आया? अगर उसने जितनी कुर्सियां हैं उतनी ना गिन के ज्यादा या कम गिनी है, भाई गलती तो है ही। इसका मतलब हमारा उस गलती की वजह से अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है और ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है। तो ये जो है पहली जो एडजस्टमेंट है, ये कौन सी वाली कैटेगरी में आएगी? ये एरर ओमिशन की कैटेगरी में आएगी। उसके बाद कहता है हमने कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया था 21,000 रुपए का, जो कि हमने अपनी किताबों में कितने का दिखा दिया? 12,000 का। खर्चा 21 का था, अकाउंटेंट ने एक की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह 1, मतलब जो फिगर्स है 21 की जगह 12 लिख दी। तो 21 की जगह अगर हम 12,000 का खर्चा शो कर रहे हैं तो ये भी एक गलती ही हुई, मतलब ये भी एरर ओमिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। कहता है 2012 में एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया 15,000 रुपए का, तो इसका मतलब ये जो है ये एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद अगले पॉइंट में कहता है कंपनी डिड नॉट रिकॉर्ड बैड डेट्स ऑफ ₹10,000 इन 2013। देखो एक होता है एरर, एरर मतलब रिकॉर्ड तो किया हमने खर्चे को लेकिन गलत रिकॉर्ड कर दिया, और एक होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब हमने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी, कह रहा हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड ही नहीं करे, मतलब ये ओमिशन है। एरर हो या ओमिशन हो, हमने गलती करी है, इसलिए ये भी एरर ओमिशन की कैटेगरी में आ जाएगा।
उसके बाद कहता है कंपनी इज प्लानिंग टू शिफ्ट इट्स ओन प्रीमाइसेस व्हिच विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। ध्यान रखें 2014 ऑनवर्ड्स, यहां पे डेटा 2013 तक का दे रखा है बस। मतलब ये वो जो फिफ्थ पॉइंट है ये बेसिकली फ्यूचर में होने वाला एक फायदा है। हमें सेविंग होगी फ्यूचर में। किस चीज की सेविंग होगी? क्योंकि हम प्रीमाइसेस को शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें ऑफ कोर्स यहां पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सेविंग होने वाली है वो यहां पर होगी। लेकिन ये ध्यान रखें 4 एडजस्टमेंट में से नहीं है, ये फ्यूचर की सेविंग है। और मैंने आपको ये बात आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताया, आप देखोगे जो फ्यूचर सेविंग या फ्यूचर कॉस्ट होगी वो पास्ट के किसी ईयर को रिलेट नहीं करेगी। आप देखिए पॉइंट नंबर 5, क्या किसी पास्ट के ईयर को रिलेट कर पा रहे हो आप? नहीं। और उस पॉइंट से आप देखोगे फ्यूचर की कुछ वहां पे आपको देखोगे एक वहां से आप फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहां पर उसने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ये सेविंग जो है 2014 ऑनवर्ड्स होने वाली है। और इस क्वेश्चन में भी हमें एफएमपी निकालना है। आइए हम इस एफएमपी को कंप्यूट कर लेते हैं। पहले आप ऐसे फॉर्मेट बना लीजिएगा और एक एक करके अब हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हमारा जो पहली एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन। कितने से क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है? 5,000 से क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है। आइए एक बार इसको भी समझ लेते हैं वापस। यही एग्जांपल याद है ना आपको? अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, मुझे बताइए क्या इंपैक्ट होगा? क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने का मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक था मैंने उससे कम दिखाया है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाऊंगा इसका मतलब मेरी इनकम वाली साइड में कम दिखा रहा हूं। अगर इनकम वाली साइड कम दिखाऊंगा तो ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पर क्या पड़ने वाला है? मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इस गलती की वजह से मैंने अपने प्रॉफिट घटा रखे हैं, तो गलती को सुधारने के लिए क्या करें? जो प्रॉफिट गलत घटा दिए वो वापस बढ़ा दो। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन की वजह से हमारे प्रॉफिट घटे हुए होंगे, तो उन घटे हुए प्रॉफिट्स को अगर मुझे सुधारना, मतलब उस गलती को अगर सुधारना है तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना चाहिए? वापस से ऐड कर देना चाहिए। तो आइए जरा इस गलती को ठीक करें। प्लस क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। कौन से साल का क्लोजिंग स्टॉक है? सर 2011 का क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और मैंने आपको कहा था भाई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है? अगले साल जस्ट उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने का मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इसका मतलब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाएगा। यहां पर आपने प्लस किया है तो अगली बार क्या करोगे? अगली बार माइनस करोगे। लेकिन रटना नहीं है, कॉमन सेंस लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है भाई? हमने कहा देखो ये क्लोजिंग स्टॉक अगली बार के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, इसका मतलब आपने ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू कर दिया। पहले वाले साल में जहां पे क्लोजिंग स्टॉक था आपने इनकम वाली साइड गिरा दी तो आपका प्रॉफिट गिर गया। अगले वाले साल में आप क्या कर रहे हो? आप खर्चे वाली साइड को गिरा रहे हो, आप खर्चे वाली साइड को अंडर वैल्यू कर रहे हो। अगर आप खर्चे वाली साइड को कम दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? नेट प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आपने अपने प्रॉफिट गलत बढ़ा दिए। अपने प्रॉफिट गलत बढ़ाने का मतलब इस गलती को सुधारने के लिए क्या करें? प्रॉफिट घटा लो। और मैंने आपको याद रखने के लिए एक बात बता दी, किसी भी एक साल के बारे में सोच लो, अगला साल उसका अपोजिट करना है। ठीक है, मैंने हालांकि आपको दोनों तरीके से समझा दिया, मेरे ख्याल से अब याद आपको रहेगा। आइए अगली एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर एक बात बोल रखी है। क्या लिखता है? कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹21,000 वॉज शोन एज ₹12,000 इन 2012। कह रहा हमने कोई एड पे खर्चा किया था 21,000 का, लेकिन हमने उसको कितना दिखाया? हमने उसको 12,000 दिखाया। अब जरा मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मुझे हो सकता है ये एक दो बार रिपीट करना पड़े। कोई बात नहीं, कर लेंगे रिपीट, क्या इशू है। ध्यान से प्लीज आप सुनिएगा। मान लीजिए ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा ना डेबिट करने से पहले, एड का खर्चा दिखाने से पहले हमारा प्रॉफिट ना 1 लाख रुपए का था। ठीक है, ऐसे ही एज्यूम्ड फिगर से हमारा प्रॉफिट कितने का था? 1 लाख का था। हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना किया? सर हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा 21,000 का किया। अगर हमने अपना खर्चा सही दिखाया होता तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आता? सर हमारा नेट प्रॉफिट 79,000 का आता। मैं कह रहा हूं मान लीजिए हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा डेबिट करने से जो ठीक पहले प्रॉफिट था वो 1 लाख था, और हमने एड पर 21,000 रुपए खर्च कर दिए।
अगर हमने 21,000 ही दिखाया होता तो हमारा प्रॉफिट 79,000 का आता, जो कि एक करेक्ट प्रॉफिट है ना, यही आता। लेकिन हमने गलती क्या करी, हमारे अकाउंटेंट ने बस ये 2 और 1 की जगह बदल दी। उसने 21 की जगह कितना दिखा दिया, 12 दिखा दिया। और 21 की जगह 12 दिखाने से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट जो है 88,000 दिख रहा है। मुझे बताइए इस गलती की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया? सर बढ़ गया। अगर हम खर्चा सही दिखाते तो हमारा प्रॉफिट 79 आता, लेकिन क्योंकि ये गलती हमने कर दी, हमारा प्रॉफिट कितने का आ रहा है, हमारा प्रॉफिट 88,000 का आ रहा है। मतलब इस गलती की वजह से हमने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। कितने से बढ़ा दिया है, मुझे बताइए कितने से बढ़ाया है, कितना डिफरेंस है? सर हमने 9,000 से अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। अगर मुझे इस गलती को ठीक करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? सर प्रॉफिट को घटा दीजिए। अच्छा अब दूसरे एंगल से सोचिए, हमने खर्चा 12,000 दिखाया है जबकि खर्चा 21 था। सोचिए हमने खर्चा 12,000 दिखाया है जबकि खर्चा 21 था। जब मैं अपनी किताबों में खर्चा कम दिखाऊंगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे ना। जब मैं खर्चा कम दिखाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ऐसा ही हुआ है। खर्चा कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब मुझे इस गलती को सुधारना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सिर्फ 9,000 खर्चा कम दिखाया है तो 9,000 का खर्चा और दिखा देना चाहिए। जब 9,000 का खर्चा और दिखाओगे, खर्चा और दिखाओगे, तो उस एक्स्ट्रा खर्चे को आपको शो करने के लिए प्रॉफिट रिड्यूस करने पड़ेंगे ना। ये दूसरा एंगल है सोचने का। फिर से सोचो, हमारा खर्चा 12 है, हमारा खर्चा 21 है, पर हमने कितना शो कर दिया, 12। मुझे अगर अपने इस 12,000 के खर्चे को 21,000 का खर्चा दिखाना हो तो मुझे कितना और खर्चा दिखाना चाहिए, 9,000 रुपए का। अगर मैं खर्चा और एक्स्ट्रा दिखाऊंगा तो उससे हमारे प्रॉफिट रिड्यूस होंगे। हाँ तो कर दो। और या फिर आप ऐसे सोच लीजिए कि हमने क्योंकि अपने ऐड के खर्चे को जितना था उससे कम करके दिखाया है, अगर मैं खर्चा कम दिखाता हूं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें अपने प्रॉफिट को घटा देना चाहिए। और अपने प्रॉफिट को कितने से घटा दें? जितने से खर्चा कम दिखाया है, 9,000 से खर्चा कम दिखाया है तो ठीक है। हमने क्योंकि 9,000 से अपने प्रॉफिट गलत बढ़ा दिए हैं तो वो प्रॉफिट रिड्यूस कर दो। तो आइए फिर इस एडजस्टमेंट को भी लिख लेते हैं। क्या लिखें? माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रेक्टिफाइड। कौन से साल में ये गलती हुई है? सर ये गलती हुई है 2012 में ये गलती हुई है ना। तो 2012 में हम क्या करेंगे, 9,000 से प्रॉफिट घटा देंगे। देखो बिल्कुल सीधे सीधे आपको ये सोचना है कि इस गलती की वजह से हमारे प्रॉफिट बढ़ गए हैं कि घट गए हैं। अगर इस गलती की वजह से प्रॉफिट घट गए हैं तो बढ़ा दो, बढ़ गए हैं तो घटा दो। गलती को सुधारना है। हमने एक खर्चा कम दिखाया है, खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट, इसका मतलब गलत बढ़ा दोगे। तो गलती को सुधारने के लिए क्या करें, जो गलत प्रॉफिट बढ़ा दिए हैं उनको घटा दो। अभी भी आपको लगता है कि कम समझ में आई है ये बात, तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ और वापस से इस बात को सुन लो, बात बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगी। नहीं, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा 2012 में एक्सीडेंट हुआ था और लॉस हो गया 15,000 रुपए का। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट हमारे घट गए होंगे। क्योंकि ये लॉस हम मान के चलते हैं फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, तो ऐसी चीज जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी उसके इंपैक्ट को नलीफाई करना है। तो इसका मतलब इस एबनॉर्मल लॉस को हम वापस जोड़ देंगे। 2012 में हुआ है, 15,000 जोड़ दिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द कंपनी डिड नॉट रिकॉर्ड बैड डेट्स 10,000 रुपए के 2013 में। क्या हमने बैड डेट रिकॉर्ड ही नहीं किए? ये तो सबसे आसान एडजस्टमेंट है, नहीं रिकॉर्ड किए तो आप कर लो। अगर हम बैड डेट को रिकॉर्ड कर लेते तो क्योंकि ये खर्चा है तो हमारे प्रॉफिट घटे हुए होते, पर क्योंकि हमने ये बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट नहीं घटाए होंगे। पहले नहीं घटाए तो अब घटा लो। कितने रुपए से घटा लें? 10,000 से। भाई खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट घट जाएगा ना। और जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ये तो एक फ्यूचर का गेन है। इसका मतलब हमारी चारों एडजस्टमेंट्स की जो भी बातें थी वो हमने कर ली है पूरी। अब ये सब कैलकुलेट करके हमारा क्या निकल के आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट्स।
2 लाख, 3,05,000। जरा टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 351 आ रहा है, 390 आ रहा है। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब क्या करना होता है? एवरेज निकालना होता है। एवरेज वेटेड भी निकल सकता है और सिंपल भी निकल सकता है। वेटेड कब निकालना है? जब ट्रेंड हो। क्या यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है आपको? हाँ सर देखते हैं। देखो 2 लाख से 3,5 हुआ, बढ़ा, 3,5 से 3,51 हुआ और बढ़ा, 3,51 से 3,90 हुआ और बढ़ा। इसका मतलब सीधे सीधे इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है इसका मतलब हमें वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। और वेट्स कैसे देने होते हैं ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी। 1 2 3 4 प्रोडक्ट निकालेंगे इसका 2 लाख, 610, 1053 और मेरे ख्याल से ये 15,60,000 आएगा। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स, वेटेड एवरेज। चलिए जो ये प्रोडक्ट निकाला इन सबका टोटल करो, कितना आ रहा है सर? 34,23,000 आ रहा है। और वेट्स का सम कितना है? 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 10 हो गया सर। तो 3,42,300 इज द एवरेज। ठीक है, ये हमारा एवरेज आ गया। अब क्या करें सर? अब आपको वो फ्यूचर गेन एडजस्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा यहां पर एक बेवकूफी आपसे हो सकती है। आप गलती से सिर्फ 10,000 जोड़ देंगे। तो सर 10,000 लिखा है तो 10,000 जोड़ेंगे ना? नहीं, यहां पे देखो क्या लिखा है, पर मंथ। ये पर मंथ दे रखा है। तो साल की सेविंग तो 1,20,000 होगी ना 12 से, क्योंकि हम यहां पर अगले साल का पैट निकाल रहे हैं, साल का, अगले महीने का नहीं। ठीक है, तो 1 महीने का खर्चा यहां पे सेविंग दे रखी है, तो हमें साल भर की सेविंग चाहिए। ये लिख के काट देना सर, ठीक है ना? ये गलती नहीं करनी है हमें। चलिए एफएमपी बिफोर टैक्स हमारा कितना हो गया सर? ये हो गया 462,300। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी टैक्स का कोई रेट नहीं दे रखा, तो इसको 0 मानते हुए हम कंप्यूट कर देंगे। हमारा ये एफएमपी सेम ही आ जाएगा। फोर 62,300। डी इज द आंसर। अच्छा, ये जो हमें फ्यूचर की सेविंग हो रही है ये किस चीज की हो रही है? मैंने शायद ना पहले गलती से ट्रांसपोर्टेशन की सेविंग बोल दी थी। ट्रांसपोर्टेशन की सेविंग नहीं है। यहाँ पे लिखा है द कंपनी इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू इट्स ओन प्रेमाइजेस। कह रहा हम अपनी प्रेमाइजेस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारी रेंटल की सेविंग हो जाएगी। इसका मतलब अभी हो सकता है कि जहां से बिजनेस हो रहा हो वो रेंटेड प्रेमाइजेस होगी, अब हम अपनी प्रेमाइजेस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा फ्यूचर में रेंट नहीं लगेगा तो वो सेविंग इन रेंट दे रखा है बेसिकली, है ना? तो आपको ये जो फ्यूचर सेविंग दे रखी है ये क्या है? ये सेविंग इन रेंट है। देखिए एफएमपी ना एक बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रैक्टिस पर अभी काफी बात की जा सकती है। रेगुलर बैच में एक पूरी क्लास हम एफएमपी की प्रैक्टिस पर ही लगाते हैं। अब बट क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, मैं अब एफएमपी पर और बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने जितनी बात कर लिया ना इसके बेसिस पर हम अपने एग्जाम के एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर पाएंगे।
तो एफएमपी के प्रैक्टिस को लेकर मैं अब यहां पर बात रोककर अब मैं आपके साथ ना जो गुडविल के वैल्यूएशन मेथड्स हैं अब मैं उनको डिस्कस करना शुरू करूंगा। मैं अभी 2 मेथड आपके साथ डिस्कस करके फिर उसके ऊपर जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज हो सकते हैं फिर हम वो कर लेंगे और फिर आगे के मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो आइए जरा एक एग्जाम्पल की मदद से हम जो वैल्यूएशन मेथड्स हैं गुडविल के उनकी बात करना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए एक अंकल जी हैं जो दिल्ली के सदर बाजार में पिछले 40 साल से एक बढ़िया सी दुकान चला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम चलता है इनका, पिछले 40 साल से एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस है। और अंकल के जो बच्चे हैं वो मान लीजिए अमेरिका में सेटल्ड है। बच्चों को अंकल ने जो है अच्छी एजुकेशन दी और बढ़िया से उन्होंने एमबीए वगैरह किया और अमेरिका में बहुत बढ़िया एक जॉब कर रहे हैं। और बच्चे लेकिन अब जिद करते हैं कि पापा अब कितना काम करोगे, आप आ जाओ, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो, आप अपने बिजनेस को सेल वेल करके यहाँ पर रहिए हमारे साथ, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। अंकल को भी लगता है कि भाई अब इतनी एज हो गई है, अब कितना काम करें। तो उनको भी लगा कि चलो ठीक है, बिजनेस को हम अब बेचने का सोचते हैं। मतलब अंकल ने अपने बिजनेस के लिए ग्राहक ढूंढना शुरू कर दिया कि चलो अगर कोई अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो अपने बिजनेस को बेच देंगे। सामने आप भी हो, आप अभी नए नए सीएस बने हो, देखो ये रहे आप, आंखों में सपने हैं, देखो ध्यान से आंखें देखो, सपने दिखेंगे आपको। और आपको लगता है कि अब मैंने सीएस क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आप ना जॉब नहीं करना चाहते, ना ही आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। आपको लगता है आजकल स्टार्टअप का जमाना है, अपना कोई बिजनेस करेंगे। और आप भी चाहते हो कि मुझे ना शुरुआत में ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, एक चला चलाया कोई बिजनेस मिल जाए तो खरीद लेंगे। और आपकी बाय चांस बात अंकल से हो गई, अंकल जान पहचान में निकले और आपसे बात हो पड़ी उनकी। अंकल को भी बिजनेस बेचना है, आपको भी बिजनेस खरीदना है, ठीक है। अब अंकल की जो दुकान है, मतलब जो दुकान में इन्वेस्टमेंट है, मान लो वो 50 लाख रुपए की है। टेंजिबल एसेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की हो रखी है? 50 लाख रुपए की हो रखी है। मतलब अगर आपको अंकल जैसी सेम दुकान आज खोलनी हो तो आपको 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अब टेंजिबल एसेट्स को लेकर ना वैल्यूएशन बिल्कुल आप अग्री करते हो, आपको भी लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, 50 लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई है। मतलब क्योंकि सामने वाला जब बिजनेस बेचेगा, मैंने आपको बताया था, वो टेंजिबल एसेट के पैसे भी लेगा, इनटेंजिबल एसेट के पैसे भी लेगा। तो टेंजिबल एसेट की जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों अग्री करते हो कि हाँ टेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन 50 लाख रुपए ही है। अब बात यह आती है कि अंकल जी आपसे गुडविल का कितना चार्ज करें, क्योंकि अंकल का बिजनेस चला चलाया है, आपको एक चली चलाई दुकान वो दे देंगे तो उनके नाम पर कस्टमर आएंगे, और अगर उनके नाम पर कस्टमर आएंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है आपको डे वन से मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। नहीं, तो अंकल जी अब ये जानना चाहते हैं कि गुडविल को लेकर हमारी वैल्यूएशन कैसे हो। मतलब अब मेनली गुडविल की वैल्यूएशन अगर हो जाए, जितनी भी वैल्यूएशन होगी, तो फिर 50 लाख रुपए टेंजिबल एसेट की वैल्यू है वो, और प्लस गुडविल का पैसा मिला के आप दे दोगे, बिजनेस आपका हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर आप अंकल का बिजनेस खरीद लेते हो तो अगले साल से जो आपको प्रॉफिट होंगे वो 5 लाख रुपए के होंगे। मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितने हैं? 5 लाख रुपए के हैं। मतलब अगर आपने अंकल का बिजनेस खरीद लिया तो नेक्स्ट ईयर से ही आपको 5 लाख रुपए का मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। अब गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें ना अपनी सोच कैसी रखनी है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए आप अंकल जी का बिजनेस नहीं खरीदते, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं अंकल जैसी दुकान बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट कर दूं, लेकिन मैं काम अपने ही नाम से शुरू करूं, तो आपको टेंजिबल एसेट तो कितने लगाने पड़ेंगे? क्योंकि अंकल की दुकान में टेंजिबल एसेट कितने के लगे हैं? 50 लाख के। आप अगर ये बिजनेस खुद से करोगे तो आपको 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे? नहीं, हाँ, आपको गुडविल के पैसे किसी को नहीं देने। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही नाम से बिजनेस शुरू किया है, किसी और का नाम नहीं लिया है। तो मान लीजिए अगर आप ये काम खुद से करते हो, 50 लाख रुपए का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो क्या आप कुछ भी नहीं कमाओगे क्या? नहीं सर, हम अगर बिजनेस शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, भले ही हमें शुरुआत में कोई जानता नहीं है, पर ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी नहीं कमाएंगे। कुछ तो कमाई होगी, कमी सही, शुरुआत में कुछ तो कमाई होगी। अंकल जितना नहीं कमा पाओगे, शुरुआत में कुछ तो कमाओगे ना। मान लो आपके घर के पास एक बड़ा फेमस चाय वाला है, उसके पास बहुत भीड़ लगती है चाय के लिए, बहुत भीड़ लगती है। अब आपको लगता है कि क्यों ना मैं भी सामने चाय का ठेला खोल लूं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप दिल पे मत ले जाना। अब आपको लगता है मैं भी सामने खोल लूं। अगर आप सामने खोल लेते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पास डे वन से कस्टमर नहीं आएंगे, कुछ तो आपके पास भी आ ही जाएंगे। हाँ, अगर आपने अच्छा टेस्ट डिलीवर किया तो क्या पता आप चायूस जैसा या फिर टी चाय पॉइंट जैसा आप बड़ा स्टार्टअप बना दो, पॉसिबल है। शुरुआत तो छोटे से ठेले से ही होती है, कई बार छोटी सी दुकान से होती है, और जब वो चल पड़ता है काम तो धीरे धीरे आप फ्रेंचाइजी बांटने लगते हैं और पूरे दुनिया में छाप छोड़ देते हैं।
तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लो मैं खुद से भी बिजनेस शुरू करता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ कमाऊंगा ही नहीं, कुछ तो मैं भी कमा लूंगा। तो आप कहते हो कि मान लो ये 50 लाख रुपए से अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करता हूं तो आप भी कुछ कमाओगे, और आप कितना कमाओगे, आप जो कमाओगे उसको बोलेंगे आप एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, मतलब आपको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, सुपर नॉर्मल नहीं मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, मान लो 6% का। मतलब अगर आपने खुद से बिजनेस शुरू किया तो आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट मिलने वाला है। कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, 6% के हिसाब से आपको 3 लाख रुपए मिलेगा। बात समझ में आती है? मतलब अगर हम अंकल जी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो हमारे अगले साल से प्रॉफिट कितने के होंगे? 5 लाख के होंगे। अगर हम अंकल जी का प्रॉफिट बिजनेस नहीं टेक ओवर करते हैं तो हम खुद से ही अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो मैंने कहा हम भी तो कुछ कमा ही लेंगे। हम कितना कमाएंगे खुद से? 3 लाख रुपए। जो अंकल जी कमा रहे हैं या जो अंकल जी का बिजनेस लेने पर हम कमाएंगे वो है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और अगर हम वो टेक ओवर नहीं करते हैं बिजनेस, खुद से ही बिजनेस शुरू करते हैं, तो हम खुद से जो कमाएंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। कितने रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे हम? 3 लाख रुपए का। और इस एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को, मतलब अगर मैं अंकल जी का बिजनेस टेक ओवर कर लेता हूं तो मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा? मुझे एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ये जो मुझे एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या यहां तक कहानी समझ में आई है? एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैंने कहा देखो अंकल जी अपना दुकान, अपने बिजनेस बेच रहे हैं, ठीक है। अंकल जी के बिजनेस में जो टैंजिबल एसेट लगे हुए हैं, मतलब जो कैपिटल लगी हुई है, वो 50 लाख रुपए की है। 50 लाख रुपए की वैल्यूएशन पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिकली गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए अब आपको एक सोच रखनी है कि मान लो अगर हम ये अंकल जी का बिजनेस नहीं खरीदते, पर अंकल जी जैसी दुकान खोल देते हैं तो हमें भी 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। तो 50 लाख रुपए की दुकान खोलने के बाद ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी नहीं कमाएंगे, कुछ तो हम भी कमाएंगे। हम जो कमाएंगे खुद से अपनी मेहनत से उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। कितने रुपए का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं? 6% का एनआरआर मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो 3 लाख रुपए का हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर हम अंकल जी का बिजनेस टेक ओवर कर लेते तो हम फिर कितना कमाएंगे? 5 लाख रुपए। कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे? 2 लाख रुपए। तो अंकल जी को पहले तो ध्यान रखो, मैं जब गुडविल के पैसे दूंगा तो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमाऊंगा उसके दूंगा। 5 लाख रुपए की गुडविल थोड़ी है। अंकल जी का नाम अगर है और मुझे उस नाम के अगर पैसा देना है तो अंकल जी के नाम पर एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए। तो पहली बात यह समझे कि अंकल जी को मैं जो गुडविल के पैसे दूंगा वो मैं एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए के बेसिस पर दूंगा। अगर मैं ये एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए के बेसिस पर गुडविल की वैल्यूएशन करूंगा तो हम बोलते हैं कि वो सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड है। सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड सुपीरियर मेथड्स होते हैं और ये हमें हमेशा फॉलो करने होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी लिखा है तो क्वेश्चन साइलेंट है कि गुडविल की वैल्यू निकाल दो, और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड लग सकता है तो हमें हमेशा क्या प्रेफर करना होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड लगाने के लिए पहले जरूरी है कि आप सुपर प्रॉफिट निकालें। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब जैसे अभी हमने निकाला ही, एफएमपी क्या है? अगर हम इनका बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं तो अगले साल मैं क्या कमाऊंगा? 5 लाख रुपए। ये एफएमपी अभी हमने निकालना सीखा था नहीं? तो अगर मैं ये बिजनेस टेक ओवर कर लूंगा तो 5 लाख कमाऊंगा। अगर मैं बिजनेस टेक ओवर नहीं करता, अंकल जितना जो टेंजिबल एसेट पे पैसा लगा, अगर मान लो मैं भी, मतलब जितनी अंकल जी की कैपिटल लगी, अगर मैं भी उतनी ही कैपिटल लगा देता हूं तो मैं भी कुछ तो कमाऊंगा ही। मैं जो कुछ कमाऊंगा ही उसी को नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, और एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मुद्दे की, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन को लेकर। अब अंकल जी और आपकी मीटिंग होती है और अंकल जी आपको समझाते हैं, देखो बेटा अगर तुम मेरा बिजनेस परचेज करते हो तो तुम्हें पहले साल से ही 5 लाख रुपए के प्रॉफिट्स होने शुरू हो जाएंगे, जबकि अगर तुम खुद से ही बिजनेस शुरू करोगे तो तुम्हें पहले साल से 3 लाख रुपए के ही प्रॉफिट होंगे। मतलब मेरा बिजनेस परचेज करने से आपको फायदा क्या होगा? पहले साल से ही एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए के मुनाफे होने शुरू हो जाएंगे। और अंकल जी साथ में ये भी जोड़ते हैं, अंकल जी कहते हैं देखो बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कभी खुद से 5 लाख के प्रॉफिट पर नहीं पहुंच पाओगे, तुम भी पहुंच जाओगे। अभी तुम 3 लाख कमाओगे, धीरे धीरे करके जब तुम मेहनत करोगे, अपने काम को बढ़ाओगे, तुम भी 5 लाख के प्रॉफिट पर पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तुम्हें 5 साल का स्ट्रगल लग जाएगा। 5 साल मेहनत करोगे तब जाके तुम 5 लाख के प्रॉफिट पर पहुंचोगे। मेरे बिजनेस खरीदने से तुम्हें फायदा क्या होगा? तुम्हारा वो 5 साल का स्ट्रगल जो है वो नहीं लगेगा। तुम्हारा 5 साल का स्ट्रगल हमने घटा दिया। तो अब अंकल आपको बोल रहे हैं देखो बेटा
तुम्हें हम देखा जाए तो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा दे रहे हैं अगर तुम हमारा बिजनेस परचेज करते हो, और 5 साल का स्ट्रगल पीरियड तुम्हारा हमने हटा दिया, तो बस उस बात का प्रीमियम चाहिए। मतलब अंकल जी ने आपके लिए एक फॉर्मूला डिजाइन कर दिया। अंकल जी ने कहा देखो सुपर प्रॉफिट, तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने होंगे, 2 लाख रुपए के एक्स्ट्रा प्रॉफिट तुम्हें 2 लाख के होंगे, और हमने तुम्हारा कितना स्ट्रगल बचा लिया, 5 साल का स्ट्रगल तुम्हारा बचा लिया। तो बस ठीक है, 2 लाख रुपए जो तुम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कमाओगे 5 सालों तक, उसके ही पैसे हमें चाहिए। मतलब अंकल जी ने आपको गुडविल की वैल्यू बताई 10 लाख रुपए। फॉर्मूला क्या बन गया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना, एक इसका इंटरप्रिटेशन तो ये है जो मैंने आपको दिया कि आपका 5 साल का स्ट्रगल बच गया। अगर मान लो आप अंकल जी के ये जो 5 लाख के प्रॉफिट है इस पे 3 साल में ही पहुंच जाओगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 हो जाएगा, 4 साल में पहुंचोगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 हो जाएगा। एक इंटरप्रिटेशन नंबर ऑफ ईयर परचेज की ये होती है, और एक और भी इंटरप्रिटेशन होती है। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ध्यान से प्लीज अब सुनेगा। देखिए जब कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ना उस प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। मान लो कंपनी ने, मारुति ने फॉर एग्जांपल ब्रीजा कार लॉन्च करी, तो ब्रीजा कार लॉन्च करने के बाद मारुति ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएगी, वो अब नए प्रोडक्ट्स पर काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि उनको पता है कि इस कार की जो हमने लॉन्च करी है इसकी एक लाइफ है। 3 साल बाद, 5 साल बाद लोग बोर हो जाएंगे, फिर उनको चाहिए कोई नया मॉडल हो। फॉर एग्जाम्पल कभी मारुति की जो मारुति 800 है बेस्ट सेलर हुआ करती थी, काफी साल तक चली, लेकिन आज नहीं बिकती, कंपनी ने डिस्कंटिन्यू ही कर दी शायद। तो स्विफ्ट डिजायर है, उसका भी धीरे धीरे अब क्रेज कम होता जा रहा है, अब कॉम्पैक्ट एसयूवीज चल रही हैं। कहने का यह मतलब है कि कंपनी जब कोई मेहनत करके कुछ नया लेके आती है तो उस मेहनत की ना एक लाइफ होती है। अगर कंपनी मान लो आज से मेहनत करना बंद कर दे तो कुछ टाइम के बाद कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाने मतलब बंद कर देगी। मतलब मान लो आज मारुति कहती है हम आपसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, जो गाड़ियां यही बिकेंगी बस, तो एक टाइम के बाद आएगा मारुति बंद हो जाएगी ऐसे नहीं। तो अभी भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हर साल एक रिसर्च पर कॉन्टिन्यूस एफर्ट देना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पर एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट अभी हमने मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं इनकी एक लाइफ है। जैसे ही वो लाइफ खत्म हो जाएगी तो हमें मार्केट को नए प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब जरा इससे यहां पे कनेक्ट करते हैं। अंकल जी बोल रहे हैं देखो बेटा, मैं जो तुम्हें बिजनेस दे रहा हूं ना, अगर तुम खुद से अपना कोई भी एफर्ट नहीं लगाओ, खुद से अपना कोई भी एफर्ट नहीं लगाओ, तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए के प्रॉफिट 5 सालों तक तो मिलेंगे। मतलब मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि तुम्हें ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट 5 साल तक बिना तुम्हारी कोई नई मेहनत लगाए मिलते रहेंगे। हाँ मतलब मेरे नाम का तो तुम 2 लाख कमाओगे, लेकिन साथ में अगर तुम अपनी मेहनत भी जोड़ देते हो तो हो सकता है तुम्हारे सुपर प्रॉफिट 2 लाख नहीं 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो। मतलब जब तुम एक्स्ट्रा कमाओगे 3 लाख के ऊपर, वो 2 लाख से ज्यादा भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है तुम अपनी खुद की मेहनत भी कितनी लगा रहे हो। मतलब बड़ी बारीक बात है। अंकल जी बोल रहे हैं देखो बेटा, अगर तुम मेरा बिजनेस परचेज करते हो और अपनी खुद की कोई मेहनत नहीं लगाते, सिर्फ ये मेरी मेहनत को ही यूज करो अगर, तो 5 साल तक तो 2-2 लाख रुपए के एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेंटेन रहेंगे, सस्टेन रहेंगे। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है नंबर ऑफ ईयर परचेज का। और अगर तुम साथ में अपनी मेहनत लगा लोगे तो ये 5 लाख से ज्यादा भी कमा सकते हो। मतलब अगर मान लो मारुति को कोई टेक ओवर करता है तो मारुति बोलती है भी देखो, अगर तुम अपनी खुद से कोई नई कार नहीं लॉन्च करते, मतलब अपनी खुद से कोई नई मेहनत नहीं करते, हमारी जो लॉन्च गाड़ियां हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करते हो, तो अगले 5 साल तक तुम बढ़िया प्रॉफिट कमाते रहोगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते रहोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बिजनेस की लाइफ है 5 साल के और ऊपर जाए, तो आपको फिर बाद में अपना एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और बड़ी ऑब्वियस ही बात है ना, आप किसी का चला चलाया काम उठा रहे हो तो उसकी एक लाइफ तो होगी ना, आपको अपना भी तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारा क्या हो गया गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करता है। अब ना इसी से ही कनेक्टेड एक और मेथड है जहां पर हम गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट की जगह एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमारे इसी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एफएमपी कितना है 5 लाख रुपए, मैं 2 लाख रुपए नहीं, सुपर प्रॉफिट नहीं, मैं 5 लाख को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 25 लाख रुपए की गुडविल आ जाएगी। अब आप जरा खुद बताइए ज्यादा लॉजिकल तरीका कौन सा है, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि एफएमपी को ही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सर बड़ी ऑब्वियस ही बात है, गुडविल तो अंकल जी की एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की है ना, क्योंकि 3 लाख रुपए तो कोई भी कमा रहा है भाई, 3 लाख रुपए तो कोई भी कमा लेगा।
अंकल जी एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, जो अंकल जी एक्स्ट्रा कमा रहे हैं गुडविल तो उसकी वजह से आई है ना, तो हमें बेसिकली करना तो सुपर प्रॉफिट से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, लॉजिकल यही वाला तरीका है। लेकिन स्टिल एक और तर्क है, कहते हैं भाई एफएमपी से भी मल्टीप्लाई करते। अच्छा, एफएमपी से मल्टीप्लाई कब करना चाहिए? एफएमपी से मल्टीप्लाई तब होना चाहिए जब कोई अंकल जी जैसा बिजनेस शुरू करे और शुरुआत में प्रॉफिट छोड़ो नुकसान ही कर बैठे, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा, प्रॉफिट जीरो होगा। मतलब अगर हम एफएमपी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हम कहीं ना कहीं ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर सामने वाला खुद से बिजनेस शुरू करेगा तो वो कुछ भी नहीं कमाएगा, मतलब सारी के सारा जो प्रॉफिट है ये गुडविल की वजह से ही है, ऐसा माना जा रहा है ये वाले मेथड में। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा ये एक ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। हमेशा बेहतर मेथड कौन से माने जाते हैं? जहां पर हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की बात करें, सुपर प्रॉफिट्स की बात करें, क्योंकि नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं और वो भी कमाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो उतना नहीं कमाते हैं शुरुआत में जो कि एक गुडविल बिजनेस वाला कमाएगा। इसलिए गुडविल हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की वजह से ही दी जानी चाहिए, गुडविल का वैल्यूएशन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की वजह से ही होना चाहिए। लेकिन एकेडमिकली हम एफएमपी को भी कंसीडर कर लेते हैं गुडविल निकालने के लिए। मतलब गुडविल निकालने के मैंने आपको 5 में से 2 मेथड बताए। पहला मेथड हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करें, और दूसरा मेथड हम एफएमपी को ही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सारे का सारा ही प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो गुडविल की वजह से है, जबकि सारा प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। ठीक, तो गुडविल के 2 मेथड्स हम अगर यहां पर देखें, मैंने आपको एक मेथड बताया कि हम एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस वाले मेथड का नाम होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा नाम है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर हम एफएमपी को ही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज के मैंने आपको 2 इंटरप्रिटेशन बताए। ठीक, दूसरा मेथड हमने देखा परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जहां पर हम सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अगर आप देखोगे इस पूरा जो हमने लिखा है इसमें 5 मेथड्स लिखे हैं, जिसमें से मैंने 2 मेथड्स आपको बताए। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखें इस मेथड का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अगर हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मेथड का नाम क्या है? परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड हमें कब लगाना होगा? जब हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा होगा तो फिर जो बचे हुए मेथड है उनमें से कोई मेथड लगेगा। ठीक है, अब गुडविल को निकालने का जो ये सुपर प्रॉफिट वाला मेथड है, इसमें सुपर प्रॉफिट हमें कैसे निकालने हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने का मैंने क्या तरीका बताया? अंकल जी जो कमा रहे हैं एफएमपी, मतलब अंकल जी की दुकान अगर हम लेते हैं तो हम अगले साल से कितना कमाएंगे एफएमपी, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। मतलब अगर हम खुद से बिजनेस शुरू करते हैं तो हम कितना कमाएंगे वो माइनस कर देंगे। और ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? जो बिजनेस में कैपिटल नीडेड होगी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो मैंने अभी तक बातें आपके साथ डिस्कस करी हैं उससे रिलेटेड मैं अब आपको कुछ एग्जाम के एमसीक्यूज करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम अभी कर रहे हैं ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो नहीं है, पर जब मैं अभी आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देखोगे इसी तरह की इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस पे गिवन होती है। अब यहां पे लिखता है दी प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 10,000, 20,000, 15,000, 35,000 और 20,000। ठीक है ना। हमसे गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखा है और कह रहा है हमें 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स की मदद से गुडविल का वैल्यू निकालना है। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे एवरेज प्रॉफिट लगाने के लिए बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाने के लिए बोल रहा है। और एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हमने क्या देखा? मैंने कहा भाई अगर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोले तो एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब आप मुझे बताइए एफएमपी को कंप्यूट करने के हमारे क्या स्टेप्स थे? सर पहला स्टेप तो यही था कि हम जो है जो पास्ट के प्रॉफिट्स होते थे उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते थे। यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा, ना कोई एरर है, ना कोई ओमिशन है, ना कोई एबनॉर्मल लॉस है, ना कोई एबनॉर्मल गेन है, ना कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो ये प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं हम कह सकते हैं कि यही एडजस्टेड प्रॉफिट्स ही हैं। जब भाई कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है इसका मतलब यही एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं। अगर यही एडजस्टेड प्रॉफिट है इसका मतलब सेकंड स्टेप आप इन्हीं के बेसिस पे लगा सकते हो एवरेज करने का। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए इनका एवरेज लेना है। अब एवरेज हम सिंपल भी ले सकते हैं और वेटेड भी। वेटेड कब लेते हैं? जब ट्रेंड होता है। देखो क्या इन प्रॉफिट्स में ट्रेंड है? नहीं सर ट्रेंड नहीं है।
10 का 20 हुआ लेकिन वापस घट गया। ट्रेंड होने का क्या मतलब है, लगातार बढ़े या लगातार घटे। यहां ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं है तो फिर हम क्या करें, यहां पर हम सीधा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मैं वो सारे स्टेप करके दिखा नहीं रहा, पहला स्टेप आपको पता ना, हम वो सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट है ही नहीं तो सीधा सेकंड स्टेप परफॉर्म कर दो, क्या, इनका एवरेज कर लो। इनका एवरेज हम करेंगे तो क्या होगा बताओ अभी, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 5। क्योंकि यहां पे ट्रेंड नहीं है इसलिए सिंपल एवरेज ले रहे हैं। बताइए इन सबका टोटल कितना होता है। सर 1 लाख है, तो हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 आ गया। अब क्या इस क्वेश्चन में कोई फ्यूचर गेन फ्यूचर कॉस्ट दे रखा है, नहीं दे रखा। क्या कोई टैक्स दे रखा है, नहीं दे रखा। इसका मतलब यही क्या है, एफएमपी है। अब मजबूरी है ना, कुछ दे ही नहीं रखा तो क्या करें, जब कुछ दे ही नहीं रखा तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में सिंपली एवरेज कर दो और वही एफएमपी है। मतलब हमारे एमसीक्यू में आप देखोगे कई बार ऐसे ही पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बाकी सारी एडजस्टमेंट दे नहीं सकता, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आया हुआ है, मैं करवाऊंगा अभी आपको, एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें यही करना है, वो सिंपली यही करना है, सिंपली एवरेज कर दो और एफएमपी आ गया। क्यों, बिकॉज और कुछ दे ही नहीं रखा ना, वो 4 एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो मतलब जो प्रॉफिट गिवन है वही एडजस्टेड प्रॉफिट है, तो उनका बस एवरेज कर दो। अच्छा एवरेज कर दिया, अब कोई फ्यूचर गेन फ्यूचर कॉस्ट भी नहीं है, मतलब यही एफएमपी बिफोर टैक्स है, टैक्स भी नहीं है तो यही एफएमपी है। तो हमारा एवरेज करने से सीधा ही एफएमपी आ जाता है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप गुडविल का फॉर्मूला लगा दोगे और यही हम कह सकते हैं जो हमने ये एवरेज किया है यही बेसिकली एफएमपी है। तो 20,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 दे रखा है, 60,000 से मल्टीप्लाई, आई मीन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 आ जाएगा। तो बी इज द आंसर। ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ना एक गड़बड़ कर सकते थे, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो सकता है 5 ना ले लें। ध्यान रखिए ये जो 5 लिखा हुआ है, 5 ये क्या कह रहा है भाई, 5 मतलब क्या है यहाँ पर, ये तो पिछले 5 साल के जो प्रॉफिट दे रखे हैं कह रहा है उसका एवरेज करना है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये 3 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से हमें पिछले 5 साल का डेटा दे रखा है और यहां पर भी हमें सेम बात बोली गई है, हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पर एफएमपी कंप्यूट करना है। मतलब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है और एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है उसमें क्या करते हैं, एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि यहां पर फिर से वही बात है, ना कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसका मतलब मैं कह सकता हूं यही एडजस्टेड प्रॉफिट्स है, और अगर यही एडजस्टेड प्रॉफिट है तो इसी का ही एवरेज ले लेंगे और इसका एवरेज लेने के बाद एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ना कोई फ्यूचर गेन है, ना कोई फ्यूचर कॉस्ट है, ना ही कोई टैक्स है, इसका मतलब जो एवरेज निकल के आएगा वही एफएमपी आ जाएगा जैसे अभी किया हमने। नहीं सेम बात है। अब आप देखो कोई प्रॉफिट में ट्रेंड दिख रहा है क्या, प्रॉफिट बढ़ा और फिर नुकसान हो गया उसके बाद, इसका मतलब गिर गया प्रॉफिट। भाई नेगेटिव प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट गिर गया ना, फिर प्रॉफिट बढ़ा फिर गिर गया, इसका मतलब कोई ट्रेंड तो नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना होगा और जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वही एफएमपी है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो 10,000 प्लस 20,000, लॉस है तो -15 कर देंगे, प्लस 35 प्लस 20 डिवाइड बाय 5। बताओ जी कितना आता है। 70,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 14,000 का हमारा एफएमपी आ गया। तो गुडविल निकालने का हमारा क्या तरीका हो जाएगा, एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 42,000। सी इज द आंसर। ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गुडविल निकालनी है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ये बात मैं आगे कई बार बोलूंगा कि अगर सुपर प्रॉफिट मेथड लग सकता है तो ऑलवेज प्रेफर सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि वो हमेशा सुपीरियर मेथड कहलाता है। क्योंकि ये कहना कि एफएमपी के बेसिस पे गुडविल निकाल दो, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई नया बिजनेसमैन अगर बिजनेस खोलेगा तो वो खुद से तो कुछ कमाई कर ही नहीं पाएगा, मतलब सारी की सारी गुडविल एफएमपी की बदौलत ही है, ऐसा तो होता नहीं ना। गुडविल जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की वजह से होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड हमें हमेशा खुद से, अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ तो हमेशा सुपर प्रॉफिट मेथड ही हमें प्रेफर करना है। और अगर मान लो सुपर प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता, जैसे ऊपर जो हमने 2 क्वेश्चन किए वहां पे सुपर प्रॉफिट निकल नहीं सकता ना, तो सुपर प्रॉफिट नहीं निकल सकता फिर तो मजबूरी है आपको फिर एफएमपी वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर, क्योंकि सुपर प्रॉफिट लग सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। सर सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एफएमपी में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। हमें यहां पर एफएमपी दे रखे हैं, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, सर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें यह सोचना है कि मान लीजिए हम अगर अंकल जी का बिजनेस टेक ओवर ना करके, अंकल जी के बिजनेस में जितनी कैपिटल लगी है अगर वो हम खुद से लगा के अपना बिजनेस करें तो हम कितना कमाई कर लेंगे। मतलब अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड लें और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एनआरआर अप्लाई कर दें तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है। मतलब अगर हम खुद का बिजनेस करेंगे 10 लाख रुपए लगाएंगे, 10% के अकॉर्डिंगली हम 1 लाख रुपए की कमाई कर लेंगे। जबकि अंकल जी का बिजनेस लेंगे तो कितना कमाएंगे, 1,20 कमाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट हमारे यहां पर कितने हुए, 1,20 एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, सुपर प्रॉफिट हमारे 20,000 के हुए। तो हमारी गुडविल कितने की हो जाएगी, 20,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो ये रहे 3 ईयर्स, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में 5 से ही ना मल्टीप्लाई कर दें, उनको लगे अभी तक 5 5 ही हो रहा है तो यहाँ पे भी 5 ही होगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखना पड़ेगा कितना है। तो 60,000, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन आया। कहता है फॉर्म हैज टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,25,000। ठीक है जी, फॉर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। और कितने दे रखे हैं, 35, 40, 60, 50। मतलब अगर आप देखें तो प्रॉफिट्स में ट्रेंड नहीं है, 35 से 40, 40 से 60 बढ़ रहे हैं लेकिन बाद में घट गए, ट्रेंड नहीं है। अच्छा, फेयर रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब फेयर रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कोई भी कमा लेगा वो कितना है, 15%। इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं, सुपर प्रॉफिट मांगा है और एग्जाम का क्वेश्चन है। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है, हम एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। अच्छा, एफएमपी कैसे निकलता है, हमने कहा भाई 3 स्टेप होते हैं और मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन करवाए भी। जब कोई एडजस्टमेंट हो ही ना तो सिर्फ आप प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल देंगे, वही एफएमपी है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपली प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल देना ही जो है वो एफएमपी आ जाएगा। इसका मतलब मुझे यहां पर अगर मैं एवरेज प्रॉफिट्स कंप्यूट कर लेता हूं तो वही एफएमपी है। तो 35,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50 डिवाइड बाई 4, जरा मुझे टोटल करके बताओ कितना आता है। ये आ रहा है सर 185।
डिवाइड बाय 4 करके बताओ। 46,250। ठीक है, 46,250। अब क्या करोगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दोगे। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का नाम इसने यहां पर फेयर रिटर्न लिख दिया, क्या दिक्कत है। 2.25 का 15% करके बताओ। सर ये आ रहा है 33,750। तो लो भाई, हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। $12,500। सी इज द ऑप्शन। ठीक है ना। अब देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं, मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन आप देखोगे बहुत ही सिंपल आ रखे हैं। अब अगला एमसीक्यू हम करें उससे पहले एक छोटी सी बात देखिए। देखिए हमने जो गुडविल के मेथड्स अभी करने हैं, कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड का नाम क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा मेथड जो हम करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, इस पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट मेथड है ही। मतलब तीन मेथड्स आप देखोगे, जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो तीन है, पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन और तीसरा सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड। अब आप देखो क्या एमसीक्यू पूछा है हमारे इंस्टीट्यूट ने। कुछ बच्चों को हो सकता है गुस्सा ही आ जाए, ये क्या बात हुई, हमारी तौहीन कर दी, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जाओ पेपर नहीं देते हम। ऐसा नहीं करना है, पेपर हमें दे के आना है। पर देखो कैसा कैसा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जून 2021 का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कौन सा इसमें गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड नहीं है। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सर ये तो है। सुपर प्रॉफिट मेथड ये भी है। कैपिटलाइजेशन मेथड ये भी है। तो कौन सा नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सर ये नहीं है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। अब जो हमारे बचे हुए मेथड है, खासकर कैपिटलाइजेशन मेथड, एग्जाम में उस पर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं देखूं तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन उसी पर आए हुए हैं, लेकिन ना उसमें अब मुझे कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं बताना। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में सारा आपके साथ कर चुका हूं। अब आप फॉर्मूला देखोगे, बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड फॉर्मूला है। जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, आप देखोगे बड़े आराम से हो जाएगा। और फिर सारे एग्जाम के एमसीक्यू हो जाएंगे। और अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम अगली ही क्लास में कोशिश करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे एग्जाम के एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में करके वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अगर मौका लगा वो हम साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। और ना मैं देखता हूं सब्सक्राइब करने में बच्चे अभी भी बड़ी कंजूसी कर जाते हैं। अभी भी हमारे चैनल का इतना वॉच टाइम जो है नॉन सब्सक्राइबर से आता है। तो अगर नहीं कर रखा कर दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।